कल अगर अटेम्प्ट किया था तो वो अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसे बाहर निकाल सकते हो। क्वेश्चन पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं। सीबीएसई ने 2016 में एक सैंपल पेपर इशू किया था, उसके बाद 2017 में एक सैंपल पेपर इशू किया, तो हमें उसकी डिटेल समझनी है, क्या है कैसे है। विजिबल है? ठीक है, इसी से काम चलाते हैं। डेट लगा लो आज की 14। स्पेशल क्लास चाहिए, यहां से तो नहीं चलेगा। ओके, सीबीएसई सैंपल पेपर 2017 में ये भी दिख रहा है क्या? ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन तुम्हें छपे हुए मिलते हैं। शुरू के 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, अगले 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, फिर 11 to 22 3 नंबर के। सेक्शन डी में एक ही सवाल होता है 4 नंबर का, और उसके बाद 3 सवाल 5 नंबर के। तो सवाल उठता है कैसे अटेम्प्ट करें, यानी किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर अगर हम लाना चाहते हैं तो शुरू में हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना जरूरी है वहां पर। तो तुम्हें पता है कि 5 नंबर के हर क्वेश्चन में चॉइस मिलती है, यानी तुम्हें चुनने का मौका मिल रहा है 2-2 में से कोई सा एक सवाल तुमको करना है। 3 नंबर के एक क्वेश्चन में चॉइस है, 2 नंबर के एक क्वेश्चन में चॉइस है। तो सबसे पहले चॉइस वाले क्वेश्चंस देख लेने चाहिए कि इन चॉइस वाले क्वेश्चंस में से कौन कौन से हम परफेक्टली कर सकते हैं, वहीं से शुरू करना चाहिए। क्योंकि इंस्ट्रक्शन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि तुम पहले बाद वाला सवाल नहीं कर सकते, तुम कहीं पर भी कोई सा भी सवाल कर सकते हो। नंबर प्रॉपर लगाना जरूरी है, आंसर नंबर। तो तुम चॉइस वाले क्वेश्चन में से चूज कर लो पहले तुमको क्या करना है और बाद में क्या करना है। सबसे पहले चॉइस वाले क्वेश्चन में से तुमने चुन लिए, वो हो गए। फिर मेरा सजेशन ये है कि सीधे वैल्यू बेस पर अटैक करो। क्वेश्चन नंबर 23, रीजन। वैल्यू बेस में 4 हिस्से होते हैं, जिनमें से 2 हिस्से तो तुम्हें शॉर्ट पता ही है, या तो 3 हिस्से होते हैं या तो 4 हिस्से होते हैं। 1 या 2 हिस्से उसमें वैल्यू पूछी जाती है और वो सेट पैटर्न है, जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट, केयरफुलनेस या केयरिंग नेचर वगैरह वगैरह, मॉरल वैल्यू बतानी होती है। तो वो कुछ सेट वर्ड्स हैं, उनको तुम यूज कर सकते हो जिससे वो तो पक्का हो जाए, छूटने का चक्कर नहीं रहे। और उसके बाद जो है वो जो सब्जेक्ट बेस्ड है, वो अगर तुम्हें आसान लग रहा है तो वहीं पर साथ में कर दो, मुश्किल लग रहा है तो नंबर डाल के जगह छोड़ दो उसके लिए, जब याद आ जाए, जब समझ में आ जाए अच्छे से तब कर दो। जो सब्जेक्ट बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड में सब्जेक्ट बेस्ड पार्ट, तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। उसके बाद 1 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, 5 नंबर में चॉइस वाले हो ही गए, तो 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, फिर बाद में 2 नंबर और 3 नंबर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घुमाते हैं वो 2 नंबर 3 नंबर में घुमाते हैं। 1 नंबर और 5 नंबर वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं।
कैलकुलेटर तुम यूज नहीं कर सकते, तो कैलकुलेशन ऐसी आती है जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू तुम्हें दी हुई होती है, वैसे तो याद होनी चाहिए, तुम इनको यूज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन जो 2017 के सैंपल पेपर में था, तुम्हें देखकर पता चल जाएगा कि तुम्हें जो मिला पेपर उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 2017 के सैंपल पेपर से ही थे, सारे तो नहीं, मैक्सिमम। पर तुम साथ साथ में ये भी महसूस करोगे कि काफी तुम्हें रेक्टिफाई होकर मिला, उसके बाद भी 2 गलतियां उसमें रह गई। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं सॉल्यूशन में 2 गलतियां रह गई, हालांकि बहुत कुछ रेक्टिफाई किया। ये पहला क्वेश्चन था, रिप्रेजेंट ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। तो तुम जानते हो तुमने किसमें सीखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा है। जब इन्होंने लिखा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली, तो देयर शुड बी अ ग्राफ, नेसेसरीली ग्राफ होना चाहिए, पर इन्होंने जो मार्किंग स्कीम दी है उसके सॉल्यूशन में कोई ग्राफ दिया ही नहीं। अगर तुम लैंग्वेज पढ़ो जो तुम्हारे पास है पेपर में और जो यहां पर है, तो तुम्हें एक बात और क्लियर होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 लिखो या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0? 2। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 किसमें आता है, जब कैपेसिटर की प्लेट्स, वहां पर हम देखते हैं। यहां पर तुमको लिखा हुआ मिल रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज वेरी लार्ज या वेरी लार्ज प्लेन शीट। ठीक है, यहां नहीं लिखा हुआ है, सीपीएससी ने नहीं लिखा है। तो एक्चुअल में हर प्लेन शीट के लिए तो ये रूल होता नहीं, इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइट प्लेन शीट मान सकते हैं तभी ये फॉलो होता है। उन्होंने बोला कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लैंग्वेज में लिख दिया, होना क्या चाहिए वहां पे, जब बोला ग्राफ, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम लैंग्वेज में लिखते हो, देन इट्स ओके, नंबर मिलने चाहिए तुमको, क्योंकि मार्किंग स्कीम में दिया है। और ग्राफ बनाते हो तो डेफिनेटली नंबर मिलने ही चाहिए। पर यहां से तुम्हें यह भी सीखना है कि बोर्ड में जो सिलेबस में नहीं है, तो डिफॉल्ट से हम ये मान लेते हैं, जैसे वो लार्ज प्लेन शीट नहीं लिखेंगे तो भी तुम्हें क्या मानना है, लार्ज प्लेन शीट डिफॉल्ट से, भले वो वहां पर मेंशन नहीं है, क्योंकि तुमने किया ही लार्ज प्लेन शीट के लिए। Draw a graph to show the variation of resistance of a metal wire as a function of its diameter, keeping its length and material constant. तो तुम्हें अगर ये फॉर्मूला पता है R इक्वल टू rho L by A, तो इसको कन्वर्ट करोगे A की जगह आ जाएगा pi d square by 4। अब इसमें जो फाइन डिटेल ध्यान में रखने की है, ग्राफ खाली ऐसे बनाकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो भी ग्राफ यही आने वाला है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है तो भी ग्राफ तो ऐसे आने वाला है। थोड़ा सा स्लोप का अंतर होता है जो हम स्लोप से जनरली डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये ग्राफ बनाने के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे लिखना भी चाहिए R प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड ऑफ लेंथ L along east-west direction is dropped from a height h, be the magnetic field। सबसे पहले तुम डिटेक्ट करो कि ये किस पर बेस्ड है, मोशनल ईएमएफ पर बेस्ड है। तो ये जो रॉड है इसका विजुअलाइजेशन है, रॉड को तुमने गिराया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो विजुअलाइज कर पा रहे हो तुम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है साउथ से नॉर्थ वो कटेगा, ये कटेगा तो इसके एंड्स के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मोशनल ईएमएफ। तो हमें यहां से डिटेक्ट करना है बीएच कट रहा है, तो इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा, बीएलवी जो होता है या वीबीएल या बीवीएल, कैसे भी याद कर लो, तो बी cos थीटा आएगा। बाकी इसका वाला थीटा तो 90 है, जो बीवीएल cos थीटा sin थीटा होता है उसका थीटा तो 90 है, तो sin 91 हो जाता। उसके अलावा वेलोसिटी के लिए हम 11th का कांसेप्ट उठाएंगे, हाइट एस से किसी ऑब्जेक्ट को गिराया तो वेलोसिटी गेन करेगा √of 2gh। टू पोलराइड्स आर प्लेस्ड, मान लो ये एक पोलराइड का ऑप्टिक्स एक्सिस, दूसरे पोलराइड का ऑप्टिक्स एक्सिस ये परपेंडिकुलर रखें। अब बोल रहे दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, ये या ये। इसको हमने ऐसे घुमा दिया कि इनके बीच का एंगल हो गया 45। तो अब जब फर्स्ट पोलराइड पर लाइट आकर इंसिडेंट होगी तो तुमने सीखा है I0/2 निकलेगी। अब इन दोनों के बीच का एंगल 45 है, तो I0/2 cos स्क्वायर 45 निकलेगी, उससे तुम रिजल्ट निकाल सकते हो। I0/4 इज द आंसर। पांचवा सवाल था, with the help of a block diagram show the basic constituents of the communication system।
तो ये पहला ही डायग्राम था 15.1 कम्युनिकेशन सिस्टम में जो तुम पढ़ते हो, पर इन्होंने जो डायग्राम बनाकर दिया, जहां चैनल लिखा वहां तो नॉइज होता था, प्लस दो चीजें मिसिंग है इसमें, इंफॉर्मेशन सोर्स एंड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब अगर तुम वो बनाते हो तो गलत तो है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में वो ज्यादा सही है। नहीं बनाते हो इन केस तो भी तुम्हें नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे, ठीक है। तो एक इन्होंने गलती क्या की है, जहां सिग्नल लिखा है वहां लिखा होता था चैनल और मीडियम, है ना, सिग्नल तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं था। सेक्शन बी 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। दो तार हैं ए और बी, सेम मटेरियल, लेंथ सेम, उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो 1:6। तो तुमसे पूछा हीट प्रोड्यूस का रेशियो क्या होगा। हम जानते हैं H = V²/R × T, क्योंकि पोटेंशियल सेम दिया है तो हम यूज करेंगे V²/R × T। अब इसमें R आ गया इनवर्स रेशियो में, फिर R में जब ये वाला यूज करेंगे ρL/A, तो A फिर से इनवर्स रेशियो में, इनवर्स का इनवर्स डायरेक्ट। इसका मतलब आंसर भी क्या होगा 1:6। सॉल्यूशन देखो जो दिया है सीबीएसई ने, कितनी लापरवाही है। ये सॉल्यूशन दिया है, तुम्हें ये नहीं दिया हमने, तुम्हें एलएनपीपीटी में हमने मॉडिफाई कर दिया, सॉल्यूशन सही करके दिया। तुम देखो कितने क्वेश्चंस में गलतियां हैं, बच्चा मजबूर हो जाएगा बाजार से सैंपल पेपर खरीदने को। तो क्या ये साजिश है पब्लिशर्स की, मिली भगत है इन लोगों की, कि नेट पे जो मटेरियल डाल रहे हैं वो इतना गलत डाल रहे हैं। देखोगे आगे के क्वेश्चन में और तो एलएनपीपीटी में तुम्हें सही करके दे दिया हमने। The focal length of convex lens, तुमने आंसर क्या निकाला 40 की 50? सॉल्यूशन करके देख लो उसका। And the focal length of a convex lens made of glass 20 सेंटीमीटर। अब पहली बात तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो नहीं दिया है, तो डिफॉल्ट से तुमको क्या मानना है 3/2 मानना है, ठीक है। 3/2 मान के करोगे। व्हाट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ व्हेन प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। तो हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला 2 बार लगाना होगा और उससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा, और रिजल्ट आता है 50 सेंटीमीटर। इन्होंने सॉल्यूशन में दिया हुआ है 40, तो यहां पर फिर से करेक्शन है। लाइन से तुम देखोगे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए डिस्कस करना जरूरी हो गया था, और इसीलिए तुम्हें वो पेपर के फॉर्म में देना भी जरूरी हो गया था, सही चीज तुम्हारे पास जाए। नहीं तो बाजार से तुम लोगे तो फिर वो परेशान होते रहोगे, या बाहर से लोगे तो परेशान। इसमें और में एक पार्ट था, फॉलोइंग डेटा वाज रिकॉर्डेड, ये प्रैक्टिकल वाले पार्ट से है, ठीक है। जो तुम अगर ऑप्टिकल बेंच पे प्रैक्टिकल करते हो तो इसको तुम फास्ट सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज तो एक तरीका तो है कि तुम 1/f = 1/b - 1/u में वैल्यूज डाल हर एक को चेक करो। पर अगर तुमने ऑप्टिकल बेंच पे प्रैक्टिकल किया है, लेंस और मिरर से बनने वाली इमेज की प्रॉपर्टीज तुम जानते हो, तो तुम्हें पता है जब 2f पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी 2f पर बनती है। अगर हम उस फैक्ट को यहाँ पर यूज करते हैं तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर, क्योंकि 2f यहां से निकल जाएगा, 5 डायप्टर से तुम फोकल लेंथ निकालोगे 20 सेंटीमीटर, तो 40 हो गया 2f। अगर 2f 40 हो गया तो u जब 2f से कम है तो v 2f से ज्यादा होना चाहिए, जबकि v भी 2f से कम है, जो नहीं हो सकता। तो हमें पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन नंबर 3 जो है वो रॉन्ग है। तो इसमें कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना होता है। जनरली बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, या बहुत कम कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। अगर ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब तो ये निकलता है कि हम गलत रास्ते में जा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। क्या तुम जज कर सकते हो कि कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन? सॉल्यूशन भी तुम्हारे सामने है, जो इन्होंने दिया है, जो फिर से रॉन्ग है। तुम कैसे कह सकते हो? मैग्नेटिक इफेक्ट तो कहीं है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कहीं नहीं है, ड्वेल नेचर का कुछ भी नहीं है, लैम्डा = h/p नहीं है, ना ये ड्वेल नेचर से है ना मैग्नेटिक
इफेक्ट से है, ये तो 11th के कंसेप्ट से बना दिया इन्होंने, बस 12th का ये जोड़ दिया कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू qv, ठीक है, सिर्फ ये जोड़ दिया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ना तो डुअल नेचर का कोई कंसेप्ट लग रहा है, ना मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या आएगा 2√2, तो इसका ये सॉल्यूशन गलत है। ये वाला क्वेश्चन ये तुम्हें नहीं मिला, ये सैंपल पेपर में है, इसको मैंने हटा दिया वहां से बिकॉज इसके पूछे जाने के चांसेस कम है। पिछले 10-12 साल से कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि फिजिक्स के पेपर में किसी को लॉग टेबल देखने की जरूरत पड़ी हो या फिर ग्राफ पेपर यूज करना पड़ा हो। हालांकि दोनों सुविधाएं वहां पर दी जाती हैं, दोनों सुविधाएं अवेलेबल हैं। अगर तुम लॉग टेबल मांगते हो तो लॉग टेबल तुम्हें प्रोवाइड करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर, वहां इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये। और अगर ग्राफ बनाना होता है तो ग्राफ पेपर मिलता है या कॉपी में अटैच होकर आता है, छपा हुआ होता है कॉपी में। तो ये दोनों सुविधा, पर पिछले 10-12 साल से ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया गया। फिर भी सैंपल पेपर में सवाल डाला है, तुम्हें ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करके जाना है, लॉग टेबल देखना तुमको आना चाहिए। तो ये कुछ वैल्यूज दी हैं, ऊपर टी आर में, नीचे आर जो है मेगा बैक्वरल में है। एक्टिविटी बताइए, तुमसे बोले ग्राफ प्लॉट करो आर वर्सेस टाइम एंड ग्राफ प्लॉट करो आर अपॉन आर जीरो वर्सेस टाइम, दो ग्राफ प्लॉट करवा रहे तुमसे। जिसमें लॉग वाला ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होता है, बाकी जो दूसरा होता है वो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है। तो ग्राफ अगर तुम देख पा रहे हो, ग्राफ से तुम्हें हाफ लाइन पे निकालनी है, सॉरी हाफ लाइफ पे निकालनी है। तुम हाफ लाइफ ग्राफ से भी निकाल सकते हो और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो ये ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा इसमें, इसका सॉल्यूशन तुम देख लेना जब मिल जाएगा तुमको ये सैंपल पेपर, या तुमने डाउनलोड कर लिया हो या लैब से ले लिया हो। पर इसके आने की संभावना बहुत ही कम है। अगर हम log r/r0 और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन आता है और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो लैम्डा को रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा यानी डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। इन्होंने जो 2017 में सैंपल पेपर बनाया एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट पे बनाया जिसमें 2016 में बनाया था, यानी उसी चैप्टर से क्वेश्चन उठा के वैसे ही मिलते जुलते दूसरे क्वेश्चन बना के डाल दी, ठीक है। तो 2016 के पेपर में कोरस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन था इसकी जगह वो ये क्वेश्चन था जो तुम्हें दिया मैंने 2016 के सैंपल पेपर से, वो ये वाला क्वेश्चन था। ये फिर भी आ सकता है क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैलकुलेशन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, डिफरेंस का रेशियो लेना है, स्लोप निकालना है, ग्राफ प्लॉट करने जैसी कोई जरूरत नहीं है। तो इसके आने के फिर भी चांसेस है, ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ये तुम्हें LNPPT में दिया, ये 2016 के सैंपल पेपर से है, क्वेश्चन नंबर 9 है 2016 के सैंपल पेपर, यानी सीक्वेंस भी वही है, नंबर वही है, उसी नंबर पे वही वाला क्वेश्चन 2017 में डाला है। अगला क्वेश्चन था डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू टाइप्स ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैं स्ट्रेस दे रहा हूं वर्ड प्रोपेगेशन पर, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो 3 मोड है प्रोपेगेशन के, ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव। तीनों में से कोई से 2 लेकर तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी रेंज के बेसिस पर और कम्युनिकेशन सिस्टम जो उनकी एप्लीकेशन है उसके बेसिस पर। तो इसका आंसर 2017 में तो नजारा दे, वहां तो उन्होंने लिखा हुआ है एनी करेक्ट आंसर 1 मार्क ईच, खाली एक लाइन लिखी हुई है सॉल्यूशन में। ये जो सॉल्यूशन है ये 2016 के पेपर से उठाया हमने, ठीक है। 2016 के पेपर में उन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ था, सेम क्वेश्चन था वहां पर, फिर से रिपीट किया 2017 में। आने के अच्छे चांसेस हैं इसके, ये आ सकता है तुम्हारे। तो ग्राउंड वेव, तुम डेटा देखो, तुम सहमत हो डेटा से 500 to 1500 किलोहर्ट्ज, ये अप्रोक्सीमेट है, हमने जो पढ़ा है एनसीईआरटी में वो 540 से 1600 किलोहर्ट्ज, ठीक है। इसका मतलब आंसर में तुम अप्रोक्सीमेट डेटा लिख सकते हो जब वो मार्किंग स्कीम में दे रहे हैं। मान लो तुम भूल जाओ, आसपास का तुम लिख रहे हो तो नंबर मिलेंगे तुमको। फिर स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट इज ओके, आधा नंबर उसका, आधा नंबर उसका। स्पेस वेव बता रहे हो अगर, तो अब वो 40 मेगाहर्ट्ज की जगह तुम अब वो 30 मेगाहर्ट्ज लिखोगे तो भी चलेगा, अब वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो भी चलेगा। टेलीविजन की जगह एफएम बैंड लिखोगे तो भी चलेगा, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन।
वो भी चलेगा। 10 से 12 साल पहले इस तरह के सवाल पूछे जाते थे, है ना। फिर से ये हो सकता है प्रचलन में आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी सिंपल, दो कंसेप्ट इसमें काम आ रहे हैं हमारे। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो बड़ी ड्रॉप पर चार्ज अगर Q है तो वो होगा n टाइम्स सारी छोटी ड्रॉप का चार्ज रिमेन कंजर्व। दूसरा कंसेप्ट जो रेट वॉल्यूम है, बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू n टाइम्स 4/3 पाई छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम, ये हो गया। तो यहां से छोटे आर बड़े आर में रिलेशन मिल गया। अब तुम्हें जो भी कैलकुलेट करना है तुम कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट पोटेंशियल बिग अपॉन पोटेंशियल स्मॉल, या तो रेशियो निकालो, रेशियो निकाल के उसको उधर ले जाके लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, और नीचे हो जाएगा K स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। K कट जाएगा, Q और R में रिलेशन तुम्हें पता है, तो n की पावर कितना आ जाएगा 2/3 टाइम्स Vs। ऐसे तुम कैपेसिटी निकाल सकते हो। ड्रॉप को स्फेरिकल कंडक्टर मानते हुए R/K फॉर्मूला लगाओ या 4πε0r फॉर्मूला लगाओ। और भी कुछ पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी, सब ऐसे निकलेगा। चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला लगा दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लगा दो। ये भी एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये बार बार मतलब वापस उठाया इन्होंने पिछला, तो इस तरह का क्वेश्चन तुम सीबीएसई में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पेपर ही प्रेडिक्ट करके बताने जा रहा हूं मैं तुमको, है ना, इसके बेसिस पर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन था 12th, व्हीटस्टोन ब्रिज पर एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर ये क्वेश्चन है, हालांकि इन्होंने दो डाल दिए व्हीटस्टोन ब्रिज पे, अगला भी व्हीटस्टोन ब्रिज पर है, ये एक है। इन द गिवन सर्किट मीटर ब्रिज इज शोन इन द बैलेंस स्टेट। मीटर ब्रिज वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर है। तुम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो x और करंट ड्रॉप फ्रॉम द बैटरी ऑफ ए नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ y is 6 ओम। तुमसे पूछा है बैलेंसिंग पॉइंट पर अगर तुम इंटरचेंज कर रहे हो गैल्वानोमीटर और बैटरी की पोजीशन, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? इन्होंने लैंग्वेज में वहां दिया है पोजीशन ऑफ द गैल्वानोमीटर पे फर्क पड़ेगा। एक्चुअल में इनको लिखना चाहिए था पोजीशन ऑफ जॉकी। तो एलएनपीपीटी में हमने करेक्ट करके दिया पोजीशन ऑफ जॉकी। तो 3 पॉइंट तुमने पढ़े थे व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। पहला पॉइंट ये था व्हीटस्टोन ब्रिज में कि चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि सेंसिटिविटी ज्यादा हो तो चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अभी एडजस्ट हो जाएगा, मेरे को चिल्लाना पड़ रहा था, काफी कम थी आवाज। तो चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होने चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस हम इससे मेजर नहीं कर सकते क्योंकि जो कनेक्टिंग वायर्स है उनका रेजिस्टेंस हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है। और तीसरा पॉइंट ये था कि बैलेंस स्टेट में क्योंकि P/Q/R/S होता है, तो P/R/Q/S भी होगा, तो हम डायगोनल इंटरचेंज कर सकते हैं। तो डायगोनल इंटरचेंज कर सकते हैं मतलब गैल्वानोमीटर और बैटरी को तुम इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बैलेंस पॉइंट पर। तो सिंपल सा ये सर्किट है, इसको सॉल्व करना था, ज्यादातर बच्चों ने कर दिया होगा सही। ये इसका सॉल्यूशन। अब तुम देख रहे हो 1000/110 9.09 ओम। ये पूछा था या करंट पूछी थी? करंट पूछी थी, सॉल्यूशन में से करंट ना आ रहा था, पूछी करंट है, ठीक है। तो एलएनपीपीटी में से अच्छा सेकंड पार्ट में पूछी क्या करंट? ओके, सेकंड पार्ट में भी नजर दे करंट नहीं है, देखेंगे अभी। तो 9.09 फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो तुम इसको, सॉल्व करके आंसर पूरा निकालना जरूरी नहीं है, इसको फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द करंट ड्रॉप फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन नेटवर्क शोन हियर, स्टेट किरचॉफ लूप लॉ एंड नेम द लॉ ऑन व्हिच इट इज बेस्ड। दो पार्ट है इसके। अगर तुम फर्स्ट पार्ट करते हो तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है जिसमें बीच वाला काम नहीं करेगा, तो 3-2 सीरीज में आके 5 और 5 पैरेलल में आ जाएंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2.5 ओम। करंट इसमें निकाली हुई है, करंट पूछिए, करंट इन द सर्किट 2.4 एम्पियर। और फिर सेकंड पार्ट के लिए क्या बताएंगे हम?
किरचॉफ लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसका स्टेटमेंट बता देंगे पहले। इन्हें क्लोज लूप टोटल पोटेंशियल राइज इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, मिलता जुलता कोई भी स्टेटमेंट। 13 लीक से हटकर है, बोर्ड का ये ट्रेंड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते, लीक से हटकर है। एक आध क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो पूरे पेपर में, अगर वो टफ बनाना चाहते हैं, यानी 15% ऐसा बोलते हैं कि 15%, पर जो कंपटीशन प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे उनके लिए आसान होता है, ठीक है। जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनके लिए टफ होता है, पर जो कंपटीशन प्रिपेयर कर रहे हैं वो कैलकुलस यूज करते हैं, उनके लिए आसान होता है। तो तुम इसको आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसमें रिंग गिर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें भी कुछ कमी है। नीचे बोला है कि यूज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू डिटरमाइन V in terms of m, b, lambda and acceleration due to gravity। और इसमें इन्होंने एक मिस कर दिया r, जबकि फाइनल एक्सप्रेशन में r भी आया। वैसे तो ये कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं थी, अंडरस्टूड है, गिवन डेटा के टर्म्स में हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, तब समझ में आ जाएगा कैसे है। ये जो mgv फॉर्मूला आ रहा है वो कैसे आ रहा है, mg dz/dt करके। तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने की रेट हमें निकालनी पड़ रही है, तो इसको तुम्हें थोड़ा सा देखना होगा सॉल्यूशन को, तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये फिर मैंने हटा दिया था, तुम्हारे पेपर में नहीं डाला। रीजन, ये फिजिक्स से नहीं है, ये केमिस्ट्री से है, पढ़ के देखो। ए पार्ट, कंसीडर 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन जो है हर एक एटम में एक्साइटेड स्टेट में है। तुमसे पूछ रहे हैं क्या ये पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि एनर्जीज तो उनके डिफरेंट हो पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोर मॉडल के हिसाब से सेम हो। जस्टिफाई योर आंसर। अगर तुम यस बोलते हो तो भी तुम्हें रीजन देना है, नो बोलते हो तो भी रीजन देना है। सोचो क्या बोलोगे, यस कि नो? इसका आंसर है यस। केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फिजिक्स में पेज नंबर 162 एंड 163 पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में डिटेल है इसकी, ठीक है, वहां डिटेल है। होनी कहां चाहिए थी, एटम्स में, वहां नहीं है। पेज नंबर 162 एंड 163 पर इसकी डिटेल है, पर उतनी डिटेल नहीं है कि जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वो डिटेल जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो तुम्हारे केमिस्ट्री में है, वो फॉर्मूला भी केमिस्ट्री में है। ये सॉल्यूशन देखो इसका, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय, जबकि क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का कोई जिक्र ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाएंगे? तो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n व्हाइल द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऐसा ही छपा हुआ है जैसा ये एग्जैक्टली वो l है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन nth स्टेट then the magnitude of the angular momentum is h upon 2 pi root l, मिसिंग है, अंडर रूट आएगा l into l plus 1 where l equal to 0 1 2 up to n minus 1। since l equal to 0 1 to n minus 1 different values of a, अब ये a क्या होता है मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है तो तुम बता दो। I don't know what is a, are compatible with the same value of n। For example, when n equal to 3, यहां से फिर समझ में आना शुरू होगा, the possible values of L are 0 1 2, और जब n equal to 4 होगा possible values है 0 1 2 3। और इनमें से values अगर उसमें रख के देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन in one of the atoms could have n equal to 3 l equal to 2, जबकि दूसरे एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें n equal to 4 l equal to 2 हुआ, तो तुम इससे कैलकुलेट करके देख सकते हो शायद एंगुलर मोमेंटम सेम आ जाएगा पर एनर्जीज डिफरेंट होगी। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वांटम इट इज पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू हैव डिफरेंट एनर्जीज बट हैव द सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो हमारा जवाब हो जाएगा यस यूजिंग केमिस्ट्री। यहां से केमिस्ट्री में चले गए। ये था इसका पार्ट ए। पार्ट बी पे जाओगे तो बेहोश हो जाओगे। पार्ट बी
इफ ए प्रोटॉन हैड ए रेडियस कैपिटल आर, प्रोटॉन की रेडियस, अभी तक हमने बात नहीं की थी कभी भी, कभी भूले भटके इलेक्ट्रॉन के साइज की बात की होगी किसी लेक्चर में, तो एक आध लेक्चर में की होगी। तो प्रोटॉन की रेडियस r है, चार्ज वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैलकुलेट यूजिंग बोर थ्योरी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन r इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट। बोर थ्योरी यूज करके ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालो। चलो ठीक है, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी में हम जानते हैं कंट्रीब्यूशन है काइनेटिक का प्लस पोटेंशियल का, वो हम निकाल सकते हैं। पर ये जो प्रोटॉन की रेडियस है इसका क्या रोल है, और वो 10 एंगस्ट्रॉम हो गई। एक्चुअल में प्रोटॉन ही इतना बड़ा हो गया कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्यों 0.53 होता है ना फर्स्ट ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर आ गया। क्या तुम जज कर सकते हो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से होगा? हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर तुमने सॉल्ट एग्जांपल 1.13 किया है, जो मैंने बोला था मैग्नेटिज्म में भी एक एग्जांपल है और उसमें भी है, दोनों एक साथ करना जिससे ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस, वहां से सॉल्यूशन देखो इसका। फॉर ए पॉइंट न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट, MVR को लिखा है H के बराबर, N और 2 पाई कहां गया नहीं पता, चलो N1 मान लेते पर 2 पाई कहां गया नहीं पता, mv स्क्वायर बाय RH या RB जो भी है। ये कैलकुलेशन हमें नहीं समझ में आई, पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेडियस आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.51 आ रही है। हम जो कैलकुलेट करते हैं 0.53 आती है, कोई बात नहीं चल जाएगा, 0.5 मान लेते हैं। 0.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन की बात कहीं पे की नहीं है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये बहुत कम है, किससे? 10 एंगस्ट्रॉम से, सही बात है, यानी इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहा है, द इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड द स्फीयर विद रेडियस। तो अब ये जो कंसेप्ट लगा दिया वो वाला कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तो बड़ा स्फीयर हो गया प्रोटॉन तो, और हम उसके अंदर पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कंसेप्ट वहां से आ गया। आगे की कैलकुलेशन, इतनी कैलकुलेशन अभी खत्म नहीं हुई है, तो देख लेना, अगर तुम्हें हजम हो जाती है तो ठीक है, हजम कर लेना। बोर्ड की तरफ से निश्चिंत रहना, जो असली पेपर बनता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। कभी भी नहीं चाहते, सरकार कभी भी नहीं चाहती कि बच्चे फेल हो जाएं। डिस्क्राइब द कंसेप्ट यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ, इसको भी ध्यान से देखना, ये आज की क्लास इसीलिए जरूरी थी जिससे तुम्हें पता तो चले कि वास्तव में तुम जो मटेरियल यूज करने वाले हो उस मटेरियल को यूज कैसे करना है। जो भी मटेरियल तुम तैयारी के लिए यूज करने वाले हो, नेचुरल सैंपल पेपर हर बच्चा यूज करेगा 2017 का, कम से कम वो तो करके जाएगा ना, वो तो सीबीएसई ने इशू किया है, तो सैंपल पेपर में तुम धराशायी हो जाओगे। डिस्क्राइब द कंसेप्ट यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? वेलोसिटी सिलेक्टर, फर्स्ट चॉइस वेलोसिटी सिलेक्टर। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम वेयर द सेम कंसेप्ट इज यूज्ड। What is the resonating condition for the said device? अब क्या आता है दिमाग में? तो सही जवाब क्या है? साइक्लोट्रॉन की वेलोसिटी सिलेक्टर। तो मैंने ये क्वेश्चन चेंज कर दिया था, फिर 2016 के पेपर से डाल दिया था, उसमें क्लैरिटी थी, इसमें क्लैरिटी नहीं है। इसका जवाब देख लो क्या है। E by B equal to V when E, V and B are perpendicular to each other। ओके, ये वेलोसिटी सिलेक्टर का प्रिंसिपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले साइक्लोट्रॉन में भी ऐसा है, देखते हैं, महसूस करके देखते हैं क्या शायद साइक्लोट्रॉन में ऐसा है। साइक्लोट्रॉन E is perpendicular to B, agreed, is perpendicular to V, agreed, ठीक है, और do not agree, B के तो परपेंडिकुलर है V, क्या E के भी परपेंडिकुलर है V? ठीक है, पहला ऑब्जेक्शन यहाँ है। एक्सेलरेट कैसे होगा भाई? एक्सेलरेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगा,
ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ई पैराबोलिक पाथ एंड प्रेजेंस ऑफ बी सब, ठीक है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट दिया जाए तो सही है। टी एंड वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ पाथ। टी तो समझ में आता है, वी कैसे रेडियस के इंडिपेंडेंट हो जाएगा? अगर न्यू होता वी की जगह तो समझ में आता, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया और न्यू हो, चलो ठीक है माफ करते हैं, ओके। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये भी समझ में आता है। तो डिवाइस एक्चुअल में साइक्लोट्रॉन है, पर इनके जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। तो ये जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं और जो 5 नंबर वाले होते हैं, इसमें जो तुम्हें मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है उसे थोड़ा सा ज्यादा लिखना होता है, स्पेशली 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में फिर भी एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम में जो दिया है वो चल जाएगा, जो इन्होंने पेपर्स की मार्किंग स्कीम में दिया है। इसमें सैंपल पेपर में जो दिया है वो तो काट छांट कर दिया उन्होंने। तो 1 नंबर 2 नंबर पे तुम एग्जैक्टली स्टिक कर सकते हो, मार्किंग स्कीम में जो दिया उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। पर 3 नंबर और 5 नंबर में, 3 नंबर में थोड़ा और 5 नंबर में थोड़ा और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम कम दिया है। मैंने इसको रिप्लेस किया था इस क्वेश्चन से जो 2016 में एलएनबीपीटी में मैंने डाल दिया था। ये क्लियर है क्वेश्चन, यानी 2016 में ज्यादा सिंसियर वर्क हुआ है जिसने भी वर्क किया है। नेम द मशीन व्हिच यूजेस क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स टू एक्सेलरेट द आयंस टू हाई एनर्जीज। क्लियर है, साइक्लोट्रॉन। विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम एक्सप्लेन द रेजोनेंस कंडीशन। डायग्राम बना के रेजोनेंस कंडीशन को तुम समझा सकते हो, तुमने नोट्स में लिखा है, किया है। व्हाट विल हैपन टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एट फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज डबल्ड। वो ए के डी में रेसिप्रोकेट करता रह जाएगा, वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा सोचने पर। तो इसका जवाब तुम्हें अकॉर्डिंगली लिखना था, डिस्क्राइब करके। मशीन साइक्लोट्रॉन है, डायग्राम बनाना था, रेजोनेंस कंडीशन समझानी थी, ये उसका वेटेज। पार्टिकल एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट करेगा, रेडियस ऑफ द पाथ अनचेंज रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16, ये एक्सपेक्टेड है तुम्हारे पेपर के लिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ वापस 2017 में और 2016 में भी था ये क्वेश्चन। तुमने अगर सॉल्व किया तो बड़ा आसान है। फर्स्ट ये ध्यान रखना है कि अजम्पशन नहीं लगा सकते, इनिशियल अप्रोच से जाना पड़ेगा। यानी तुम्हें 2 ट्रायंगल लेने होंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। तुम दूसरा मेथड भी लगा सकते हो, पार्ट डिफरेंस को λ/2 रखना पड़ेगा। पर अगर तुम पार्ट डिफरेंस tan थीटा या sin थीटा उस tan थीटा फॉर्मेट में लेते हो तो थीटा को स्मॉल नहीं मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस ही उन्होंने क्या बोल दिया है, 2 स्लिट, ये जो डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो सारी सिचुएशन अकॉर्डिंगली चेंज हो गई। सॉल्यूशन इसका आसान है। फिर भी इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया 2017 के सैंपल पेपर में वो ये दिया है, लास्ट फाइनल आंसर क्या दिया, λ/2√5, which is wrong because correct solution, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। 2016 में सही है, ठीक है, ये 2016 के पेपर से वहां सही है। फैमिलियर क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप in the normal adjustment position and find the magnitudes of the length of the telescope। जैसे ही आ गया the length of the telescope, इसका मतलब तुम रिफ्लेक्टिंग टाइम तो नहीं बना सकते, तुम्हें कौन सा बनाना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिंग टाइम। लेंथ हो जाएगी FO प्लस FE, तो लेंथ FO प्लस मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप FO अपॉन FE। आसान क्वेश्चन है, तुम प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, और बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगी। बस एक ही गलती है इसमें भी गलती है, बोले मैग्निफिकेशन। हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हैं, तो उनको लिखना चाहिए था मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाता है, और टेलीस्कोप के केस में तो बिल्कुल भी हम लीनियर निकाल ही नहीं सकते, सिर्फ एंगल ही निकाल सकते हैं। इमेज का साइज कैसे नापने जाओगे। ये इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके तुम बता सकते थे। Radiation of frequency transfer 15 Hz is incident on 3 photosensitive surfaces A, B and C. Following observations are recorded. पहले में फोटो एमिशन नहीं हो रहा है, दूसरे में फोटो एमिशन तो हो रहा है पर इलेक्ट्रॉन वहीं निकल के रुक जा रहा है, और तीसरे में फोटो एमिशन हो रहा है और फोटो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी बच रही है। क्लियर है, क्वेश्चन ड्यूअल नेचर से है, ठीक है, बेस्ड ऑन आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखनी है।
HNO minus 50 इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर। वो लिखने के बाद उसके बेसिस पे हमें समझाना है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए पहले केस में जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है। तो किससे होगा रेडिएशन? फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 15 हर्ट्ज। चलो ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन तुम देखो, इन्होंने ये दिया है, इक्वेशन नहीं लिखी है तो वो कमी है, तुम्हें लिखकर आनी है एग्जाम में, और इक्वेशन के बेसिस पर ही एक्सप्लेन करना है जैसा उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन and an alpha particle enter at right angles into a uniform magnetic field of intensity B. Calculate the radii of their path when they enter the field with the same momentum and kinetic energy. Traditional question है, तुम्हें सीधे फॉर्मूला पता है, lambda equal to h by p में हम क्या करते हैं, h upon mv, फिर h upon under root of 2k mke, तो ये कर सकते हैं हम इजीली। मैं गलत समझ गया हूँ? मैं पता है क्या बता दिया तुमको, डी ब्रोगली पर ले गया मैं, क्योंकि सिमिलर रिलेशन है, ठीक है? तो ये गलती तुमको नहीं करनी, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड में जाना है, R इक्वल टू mv बाय qb, वहां से चलेंगे, तो p बाय qb अंडर रूट ऑफ 2me बाय 2mke बाय qb, तो उससे तुम कंपेयर कर सकते हो। प्रोटॉन के लिए चार्ज 1 यूनिट, मास 1 यूनिट, अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज 2 यूनिट, मास 4 यूनिट, तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। Question number 20. Explain 3 photodiodes D1, D2 and D3 are made of semiconductors having band gap 2.5, 2 and 3 electron volt respectively. इनमें से कौन सा डिटेक्ट करेगा लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम? अब तुम्हारे जो है बहुत काम का डेटा, अगर तुम्हें याद हो, एलईडी पढ़ते वक्त मैंने बताया था विजिबल रेंज में तब निकलेगी लाइट जब बैंड गैप होगा 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच, एग्जैक्टली तो 1.8 से 2.8 होता है। तो हम जानते हैं विजिबल रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है, तो ये 6000 एंगस्ट्रॉम क्या है, 600 नैनोमीटर है। तो तुम बिना कैलकुलेट किए भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, अदरवाइज तुम कैलकुलेट कर लो, E इक्वल टू SC बाय लैम्डा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो SC बाय लैम्डा E। तो जब तुम ये कैलकुलेट करते हो तो पता चलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है, तो ये तो डिटेक्ट कर लेगा, पर 2.5 और 3 वाले डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमसे गलती हो गई, 2-3 क्वेश्चन सही निकल गए थे, सोचा मैंने सही होगा, सॉल्यूशन चेक नहीं किया, इन्होंने दे रखा है D1 D3 और ऐसा कैसा छप गया LNPPT, ठीक है? तो सही जवाब क्या है, D2। तो तुम अकॉर्डिंगली मार्क्स लेना अपने, है ना, करेक्ट कर लेना तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है। तो जो D2 है वो डिटेक्ट करेगा, बाकी कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। D1 D3 डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर पूछा होता कौन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो जवाब सही है। फिर जो दूसरा पार्ट है, why an elemental semiconductor cannot be used to make visible LEDs? तो हम जानते हैं कि विजिबल LEDs के लिए एनर्जी बैंड गैप प्रॉपर होना चाहिए कि लाइट विजिबल रेंज में निकले, तो एनर्जी बैंड गैप, हमें वो आंसर लिखना है। यहाँ इन्होंने जो आंसर लिखा है वो इररिलेवेंट है, इन्होंने जो आंसर दिया है वो देखो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल लीडिंग टू नेग्लिजिबल कंडक्शन हैंस नॉट पॉसिबल, ये इररिलेवेंट है, गलत आंसर, तुम्हें ये नहीं लिखना है एग्जाम। ट्रांजिस्टर वाला क्वेश्चन बन तो गया है पर कैसे बना दिया तुमने किया भी होगा, कितने बच्चों ने सही कर लिया? पहले देखा था क्या पेपर में, ये पेपर देख लिया था क्या? नहीं देख लिया था तो सही कर लोगे, अदरवाइज जो लैंग्वेज है उससे प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बोले इन द सर्किट शो इनपुट वोल्टेज, चलो ठीक है 10 वोल्ट है, अब बोल रहा VB 0 है, अब VB तो दोनों के बीच होता है ना, अब उसको 0 बोलेगा फिर उसको 10 वोल्ट कैसे ले लेगा? या तो बोलता VE 0 है तो समझ में आता है, उधर बोलना चाहिए था VC 0 है, बोला VCE 0 है, तो ये कुछ गड़बड़ है इसमें। पर ठीक है, इस गड़बड़ के साथ अगर सॉल्यूशन निकालना है तो निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन तो काफी सिंपल है। तुम्हें पता है वहां का वोल्टेज बेस एमिटर बायस, तुमने बेस रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, तुम्हें बेस करंट मिल गई। तुम्हें कलेक्टर एमिटर बायस पता है,
उसको तुमने कलेक्टर रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, कलेक्टर करंट मिल गई। बेस करंट कलेक्टर करंट पता है तो तुम बीटा निकाल सकते हो। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, परसों से शुरू होगा सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। Explain with reason 22 question. In amplitude modulation the modulation index mu is capped less than or equal to 1. देखो यहाँ खुद ही कह रहे हैं capped less than equal to 1। तो हम जानते हैं to avoid distortion, NCERT में भी साफ साफ लाइन लिखी हुई है to avoid distortion। मैंने तुम्हें समझाया था डिस्टोर्शन कैसे आ जाता है, ठीक है। हम्टी डम्टी का एग्जांपल दिया था, तुम्हारे माइंड में एकदम क्लियर होगा, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो ये हमें पता है, पर यहाँ इन्होंने आंसर कुछ और दिया है मिलता जुलता, उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बोले नॉइज इंट्रोड्यूस हो जाएगी, तो डिस्टॉर्शन को हम नॉइज मान लेते हैं। दूसरा पार्ट, बी पार्ट देखो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज फाउंड टू बी 15 वोल्ट। तुमको क्या दिया? AC प्लस AM। AC प्लस AM इज 15 वोल्ट, while its minimum amplitude AC minus AM 3 वोल्ट। What is the modulation index? पहले इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, वापस फिर पीछे आएंगे। Mu is kept less than 1 so that the noise level can be kept small in the signal. ओके मान लेते हैं, avoid distortion की जगह noise level can be kept small। पर आगे देखो, खुद कह रहे हैं mu is kept less than 1 और mu की वैल्यू क्या निकाल रखी है? या फिर हमसे LNPPT में गड़बड़ हो गई, कोई चमकिया गलत। तो सही जवाब क्या होगा? 2/3, 3/2 नहीं होगा। तो ये होगा, ऊपर आएगा Amax माइनस Amin, नीचे आएगा Amax प्लस Amin, तब जाके बात बनेगी। इसके बाद जो इसका सी पार्ट है, Why amplitude modulated signal be noiser? ये फिर एक्सपेक्टेड है 2017 के लिए। स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है इसकी कि FM और AM के बीच डिफरेंस किसी और तरीके से पूछ सकते हैं, पर FM और AM का कंपैरिजन टच होगा 2017 के पेपर में, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो why amplitude modulated signal be noisier than a frequency modulated signal upon transmission through a channel? noisier क्यों होता है? नॉइज तब आएगी जब सिग्नल वीक हो जाएगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया। फेडिंग जो है, AM सिग्नल की फेडिंग ज्यादा आसानी से हो जाती है, मोर प्रोमिनेंट। पर तुम्हें पूरा का पूरा कंपैरिजन पता होना चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर चेंज हो रहा है, जैसे ट्यूबलाइट जलाई तो उसमें स्पार्किंग हो रही है स्टार्टर में, कोई गाड़ी जा रही है पेट्रोल इंजन वाली तो उसके स्पार्क प्लग में स्पार्किंग हो रही है, बिजली गिर रही है, बादल गरज रहे, तो ये सब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करते हैं तो उसका इंपैक्ट आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में उससे शोर आएगा, नॉइज आएगी, डिस्टरबेंस आएगा। पर फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट नहीं करते तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइज नहीं आएगी। तो FM इज लेस प्रोन टू नॉइज और लेस ससेप्टेबल टू नॉइज, AM इज मोर ससेप्टेबल टू नॉइज। दूसरा, FM का एडवांटेज है, FM में हम स्टीरियो ट्रांसमिशन कर सकते हैं, AM में नहीं कर सकते। स्टीरियो ट्रांसमिशन में साउंड क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, मेलोडियस साउंड जाती है। तीसरा, अगर तुमसे ड्रॉबैक पूछे रिवर्स कि FM के कोई ड्रॉबैक है क्या AM के कंपैरिजन में, तो हम कॉस्ट पर जाएंगे। FM रिसीवर, FM ट्रांसमीटर आर कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स इन सर्किट, इनकी सर्किटरी कॉम्प्लेक्स होती है, ये उसका डिसएडवांटेज FM का। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इजी था, तुम कर सकते हो। बस एक ही प्रॉब्लम आएगी प्रिंसिपल डिटेक्ट करने में, तो डिटेक्ट करने का तरीका सीख लो तो प्रिंसिपल डिटेक्ट करना आसान है। तुमसे बोले एटम बम का प्रिंसिपल क्या है, बोले अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फिशन। हाइड्रोजन बम का क्या है, अनकंट्रोल्ड फिशन फॉलोड बाय फ्यूजन। तो तुम इसका बता ही सकते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर का कंट्रोल्ड फिशन, इट इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड फिशन। मेन कंपोनेंट बता सकते हो, कैडमियम रॉड, कंट्रोलिंग रॉड, फ्यूल रॉड्स, मॉडरेटर, शीट भी लिख सकते हैं। और मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रॉन से एनर्जी लेकर स्लो करता है, क्योंकि U235 के फिशन के लिए हमको चाहिए होते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स।
फाइंड द एक्सप्रेशन, 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, आल्सो फाइंड द एनर्जी लॉस्ट व्हेन द चार्ज कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम। अब इसको समझ लो थोड़ा, 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना कैसे लिखना है, क्योंकि इन्होंने जो सॉल्यूशन दे रखे हैं वो इनकम्प्लीट है ना, वो पूरे नहीं। तो तुम्हारे सॉल्यूशन में कितनी डिटेल होनी चाहिए, जैसे तुम्हारे नोट्स में है कम से कम उतनी डिटेल होनी चाहिए। सर्किट बनेगा कैपेसिटर का, ठीक है, सर्किट बनाना जरूरी है। बैटरी चाहे कनेक्ट करो चाहे ना करो, इधर चार्ज दिखाएंगे Q, इधर माइनस Q। लैंग्वेज आएगी, लेट ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C is connected with battery of V volt as shown in giving small charge dQ to the capacitor. The small work done is given as dW equal to dQ into V. अब Q भी वेरिएबल है, V भी वेरिएबल है। This work gets stored in the capacitor in form of potential energy. तो अब वो जो इक्वेशन है dW equal to dQ into V दिख रहा है क्या तुमको वहां से? तो बोलेगा नहीं इतनी देर से। चेक कर रहा था, देखें किसी के आगे इतनी तेज है क्या। तो ये तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, डेरिवेशन एग्जैक्टली वैसे ही करना है, ठीक है। पूरी डिटेल आएगी, कैलकुलस मेथड से डिराइव करोगे, फाइनल रिजल्ट आएगा हाफ CV स्क्वायर हाफ QV, इस तरह से। हाँ बोलो क्या कर, इसमें सर जो हमने एनर्जी डेंसिटी वाला फार्मूला पढ़ा था नहीं, उससे नहीं आएगा, ये रिवर्स जाके वैसे नहीं होगा, ठीक है। वो अब तुम्हें IIT में वहां पे सिखा देते हैं, मतलब टीचर कहीं से कहीं लिंक करता है उसको, पर बोर्ड में हमें कन्वेंशनल मेथड यूज करने पड़ेंगे जिनसे कॉपी चेक करने वाला फैमिलियर है ना, वो फैमिलियर। अच्छा, दूसरा पार्ट 2 तरीके से किया जा सकता है इसका। या तो तुम लिखो वी नो दैट फॉर्मूला, कौन सा, एनर्जी लॉस डेल्टा यू कंडक्टर के लिए तुमने डिराइव किया था, मैंने कहा था एप्लीकेबल है कैपेसिटर के लिए भी, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और फॉर्मूला लिखकर इसमें वैल्यू पुट करके डिराइव करो, मतलब रिजल्ट निकाल लो। और नहीं तो इनिशियल अप्रोच से चलो। इनिशियल अप्रोच, पहले कैपेसिटर था, उसकी एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, दूसरा कैपेसिटर लाकर पैरेलल में जोड़ दिया, तो कैपेसिटी हो गई 2C, पोटेंशियल आधा रह गया। ये फाइनल, ये इनिशियल डिफरेंस निकाल, दोनों तरीके। तुमसे पूछा लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एक्चुअल में जो वर्क होता है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, कैपेसिटर में चार्ज फ्लो कराने में, फाइनली हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसका जवाब हो गया हीट। और में था an electric dipole is held in uniform electric field using suitable diagram show that it does not undergo any translatory motion। क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया, बस वो डेरिवेशन है टॉ इक्वल टू P क्रॉस E वाला। तो तुम्हें दिखाना है F net इक्वल टू 0, जब फोर्स 0 है तो कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। डिफाइन टॉर्क गिविंग इट्स SI यूनिट, टॉर्क की तुम कोई सी भी डेफिनेशन लिखो चल जाएगा, तुम फॉर्मूला लिख दोगे CBSE में चल जाएगा, स्टेट बोर्ड में तो पूरा बताना पड़ेगा। मान लो RBSE में आता है, यू टू डिफाइन कंप्लीटली, राइट इट्स SI यूनिट, न्यूटन मीटर भी चलेगी, जूल भी चलेगी। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल, डेरिवेशन तुम जानते हो कौन सा वाला, डाइपोल के डेरिवेशन में फर्स्ट नंबर का डेरिवेशन। B part A, capacitor is made of a flat surface, flat plate of area A and second plate having a stair-like structure as shown in figure below. If width of each stair is A by 3 and height is D, find the capacitance of the arrangement। इजीली कर सकते हो। 3 कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए मान लेंगे, कैपेसिटर निकाल देंगे। ये एक्सपेक्टेड है, कैपेसिटर पर एक न्यूमेरिकल 2017 में एक्सपेक्टेड है, ये ट्रेंड में है अभी, यानी फॉर्म में चल रहा है ये वाला क्वेश्चन। ऐसा कैपेसिटर पर कोई न्यूमेरिकल लगातार आ रहे हैं, पिछले पेपर तुम उठाकर देखो तो हर पेपर में कैपेसिटर पर एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया।
25वां था derive the condition for the resonance to occur in LCR series circuit। तो क्या करना पड़ेगा, पहले LCR सीरीज सर्किट बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो डेरिवेशन है मैंने लिख कर देखे कितने कितने पेज में आ रहे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, कितना टाइम लगना चाहिए और कितनी जगह भरेगी। वो जो एनर्जी स्टोर था यहां खत्म हो गया, ठीक है, एक पेज मान लो। और जो इसका बी पार्ट था वो यहां खत्म हो गया, यानी 5 नंबर के लिए 2 पेज में खत्म हो रहा है। तीनों ही क्वेश्चन करके मैंने देखे 2-2 पेज में खत्म हो रहे हैं, 5 नंबर का एक। फिर ये अगला वाला देखो तो डेरिवेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला, ये एक पेज में टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई, और इसका बी पार्ट कैपेसिटर वाला क्वेश्चन एक पेज में। 5 नंबर में इतना इतना लिखना है तुमको, और इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगना चाहिए, 12.5 मिनट तक लग सकते हैं 5 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। उससे कम जितना तुम लगाओ ओके। 5 मिनट में कर सकते हो क्या? करके देखना, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 25, LCR सर्किट बनाना होगा, LCR सीरीज सर्किट। अब यहां तुम्हें समझना है कि सिग्नल वोल्टेज दी हुई है उन्होंने V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, ठीक है। हमने जो कॉपी में किया है उसमें लिया हमने I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। वहां फेज चल रही है करंट के फेज के रेस्पेक्ट में, यहां चलेगी वोल्टेज के फेज। ये इन्होंने चेंज किया, तो तुम वो इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो और उसी के रेफरेंस में तुम कैलकुलेशन कर दोगे। तुम LCR सीरीज सर्किट बनाओगे, लिखोगे इन द सर्किट शोन अबव फॉर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। जब हम कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की बात करते हैं, आईआईटी में कुछ बैचेस में उनको फेज करके सिखा दिया है। यहाँ फेज वाला नहीं चल पाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे तुम्हें यही बताना पड़ेगा कि रेजोनेंस की कंडीशन में करंट हो जाती है मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम कब होगी, जब Z होगा मिनिमम। Z मिनिमम होगा R के बराबर, तो वो कब होगा, जब X इक्वल टू 0, यानी XL इक्वल टू XC। तो वहां से तुम FR निकाल दोगे 1/2 वो हो जाएगी रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हो गया फिर एक पेज पे इतना हिस्सा। फिर इसका बी पार्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है तुमको। न्यूमेरिकल जनरली ऐसे आते हैं, हालांकि इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है उसमें कैलकुलेशन करके फ्रैक्शन में आंसर दिया 15.54 एम्पियर। इसी का आंसर है ना, इसका नहीं है शायद, अगले का आ गया, अगले का। इसी का है क्या? ड्रॉ रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, चलो ठीक है। अब यूं समझो, जब तुम एक्सेल कैलकुलेट करते हो, तुम्हें एल दिया हुआ है 35 मिली हेनरी, आर दिया 11 ओम, वीआरएमएस 220 वोल्ट दिया हुआ है। अगर कुछ भी नहीं लिखते तो भी तुम आरएमएस मानोगे इसको। एफ 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो एक्सेल जो है वो हम जानते हैं 2 पाई एफएल होता है, तो उससे अगर कैलकुलेट करते हैं तो 11 ओम आ रहा है, ठीक है। आर पहले 11 ओम है, तो हम फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे, सीधे सीधे हो गया z अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 11 रूट 2 हो गया। और IRMS आ गया VRMS बाय z 220 बाय 11 रूट 2, तो 20 बाय रूट 2, तो ये I0 आ रहा है रूट 2 टाइम्स IRMS 20 एम्पियर। यहां आंसर कुछ और निकाल रखा है, ठीक है, वो गलती कर रखी है, तो आंसर सीधे सीधे आ रहा है 20 एम्पियर I0 की वैल्यू, पीक वैल्यू। फिर तुम ग्राफ बना दोगे, रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आएगा। अच्छा, फेज डिफरेंस भी बताना है। अब जब तुम बड़ा क्वेश्चन करते हो तो ध्यान रखना चाहिए क्या क्या पार्ट है, मिस हो जाते हैं हमसे। कई बच्चे जल्दबाजी में फेज निकाल के नहीं आए होंगे, फेज भी पूछी, तो पहले से तय कर लो कितने पार्ट है, कोई तरीका ऐसा निकालो जिससे कि तुमसे मिस ना हो। तो फेज निकालेंगे तो tan phi इक्वल टू XL बाय R यूज कर सकते हैं LCR के फॉर्मूले में। जब क्योंकि C नहीं है तो XC तो खत्म हो गया, तो XL अपॉन R हो जाएगा, नहीं तो होता है XL माइनस XC अपॉन R। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 11 बाय 11 पाई बाय 4 रेडियन। अब क्योंकि वोल्टेज तो फिक्स है, इंडक्टिव सर्किट है, तो करंट पीछे होगी पाई बाय 4 से, या तो लिखोगे करंट विल लैग या लिखोगे वोल्टेज विल लीड बाय एन एंगल पाई बाय 4।
और वाला ऑप्शन अगर उस पे जाए तो और वाले में जो इसने पूछा है an AC source generating voltage V equal to V0 sin omega t is connected to a capacitor of capacitance C, यानी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली वाला केस है, तुमने कॉपी में किया है नोट्स में। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट I flowing through it, plot a graph V and I versus omega t to show the current is pi by 2 ahead of the voltage। पहले तो प्रूव करना है pi by 2 ahead। अब अगर हम वोल्टेज को सोर्स लेते हैं जैसे कि यहां पर है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस केस में, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। तुमने जो नोट्स में किया उसमें करंट को लिया आपने सोर्स, तो इंटीग्रेशन करना पड़ा है, वोल्टेज लेंगे तो डिफरेंशिएशन। तो हमें पता है C इक्वल टू Q बाय V, dQ लिखेंगे तो C टाइम्स dV, I लिखेंगे dQ बाय dt होता है, डिफरेंशिएट कर देंगे C टाइम्स dV बाय dt, V की वैल्यू V0 sin ओमेगा t डालेंगे, डिफरेंशिएट करके रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, यानी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली में करंट आगे रहेगी पाई बाय 2 से। अब उसको तुम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, तो जब तुम ग्राफ बनाओगे, मैंने 3 रिप्रेजेंटेशन सिखाए थे, वेक्टर, फेजर, ग्राफिकल, वेरियस रिप्रेजेंटेशन करके एक आर्टिकल था, तो इसमें माइनस पाई बाय 2 वाला रिप्रेजेंटेशन आना था, और वहां पे हमने बनाया था करंट को रेफरेंस कर्व, वोल्टेज को पाई बाय 2 आगे दिखाया था। यहां पर क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दिया V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t, तो तुम वोल्टेज को रेफरेंस कर्व बनाओगे नहीं, वोल्टेज होगा साइनोसॉइडल और करंट होगी कोसाइन कर्व, ऐसे ड्रॉ करके दिखाना। इसमें बी पार्ट था न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस, ऐसे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं आती है जो बी पार्ट है। इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया हुआ है और तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है, दोनों को तुम चेक कर लो, मैच करा लो। बी पार्ट का जो सॉल्यूशन है इन्होंने सभी पॉइंट में दिया हुआ है, निकाल के 0.755 160.3, कैलकुलेटर लेकर थोड़ी बैठोगे कैलकुलेशन करने में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर तुम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकाल के आते हो देन इट इज ओके। तो कैसे होगा, XC जो है एग्जैक्ट 200 नहीं आ रहा है, पर हम उसको 200 ओम मान सकते हैं। जैसे तुम उसको 200, क्योंकि 200 ओम मानने के लिए तुमको क्या मानना पड़ेगा, 3 पाई को 10 मानना पड़ेगा। वैसे 3 बाई 10 नहीं होता, पाई स्क्वायर होता 9.8, पर अगर तुम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हो तो फाइनल रिजल्ट पे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, पर कैलकुलेशन तुम्हारी आसान हो जाती है। तो 3 पाई को अगर तुम 10 मान लेते हो तो तुम्हें XC मिल जाता है 200। जैसे पिछले में कैलकुलेशन हुई थी 11 आ गए थे दोनों, XC और R, XL और R, वैसे यहाँ पे XC 200 आ गया, R भी 200, तो सारी कैलकुलेशन हो जाती है। I मिल जाता है V by Z 11√2/20, तो किसी में छोड़ सकते हो। VR आ जाता है 110√2, VC आ जाता है 110√2, दोनों। तुमसे पूछते हैं कि अगर हम अलजेब्रिक सम करें VC और VR का, जबकि इन्होंने VC और VR लिखा ही नहीं, लिखा है VC, सॉरी लिखा है, तो 151 160.3 इनको जोड़े तो जो V रिजल्टेंट जो V है उससे भी ज्यादा आ रहा है, तो अलजेब्रिक सम क्यों नहीं कर सकते पूछा है। तो जब तुम थ्योरी पढ़ रहे थे तुमने सीखा था, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है। यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज से पाई एंगल पीछे है, तो अलजेब्रिक सम नहीं हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली एक्सप्लेनेशन, देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, pi, phase difference of pi, and that across capacitor, so we can't add them algebraically या relevant कोई भी ऐसा आंसर तुम दे सकते। लास्ट क्वेश्चन, पार्ट ए इजी है, सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तुम्हें एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन दिए हुए, तुम जानते हो n होता है c by v, तुम जानते हो n होता है sin a by sin r। इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा V उसके लिए कम होगा जिसके लिए R कम होगा। I तीनों के लिए सेम है, तो R सबसे कम किसके लिए, 15 डिग्री, तो वो आंसर हो गया। उसके बाद तुमसे बोला है डिराइव द रिलेशनशिप, ये थोड़ा सा समझना है तुमको। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म and angle of minimum deviation of an equilateral prism। लिखा हुआ क्या है,
मिनिमम डेविएशन, डेविएशन नहीं लिखा है, पर हम जानते हैं वो जो रिलेशन है डेल्टा, वो तो डेविएशन के लिए है। डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, डिराइव भी यहीं तक करना है। ठीक है, पिछले पेपर में क्वेश्चन सही था, पिछले पेपर में जो था उसमें तुमसे ग्राफ भी पूछा था। इस पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है 3 नंबर तो दे दिया पर ग्राफ नहीं पूछा, उन्होंने बनाने में गड़बड़ कर दी, उसमें कुछ खा गए, तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। अगर इतना ही पूछते तो 2 नंबर में पूछेंगे, खाली डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा एम तो बीच में आएगा नहीं कहीं पे, डेल्टा एम तो तब आएगा जब ग्राफ बनाएंगे। तो ये तुम्हें समझना है। अब तुमने जैसे भी किया ठीक है। दूसरा पार्ट, कंडीशन फॉर टीआईआर, 2 पॉइंट लिखने। रे मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसका बी पार्ट यहां अलग था, मैंने चेंज करके दिया तुमको, क्योंकि यहां जो पार्ट है उसमें डायग्राम मिसिंग है। ये क्वेश्चन तो दे दिया, डायग्राम नहीं है इसमें, डायग्राम के बिना ये हो नहीं सकता। राइट एंगल प्रिज्म of refractive index n has a plate of refractive index n1 so that n1 is less than n, cemented, कनाडा बाल्सम लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लू चिपका दिया उसको to its diagonal face। ऐसे विजुलाइज करो, ये डायग्राम इसके लिए बनेगा। ये राइट एंगल भी होगा प्लस आइसोसेलस भी होगा, उसके बिना नहीं कर सकते इसको तुम, वो भी मिसिंग है, इसमें डिटेल नहीं दी है क्या आइसोसेलस है। यानी ये 45 और ये भी 45, और ये होगा फेस AB, ये होगा C पॉइंट, और जो प्लेट है वो यहां पर सीमेंटेड या ग्लूड होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा और प्रिज्म के मटेरियल का होगा n, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। अब तुम इसको कर पाओगे। 2 पार्ट में क्वेश्चन समझ लो। असेंबली इज इन एयर, हवा में है। ए रे इज इंसिडेंट ऑन AB, AB पर एक रे इंसिडेंट है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट AB, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, दिस इज नॉर्मल। तुमसे पूछा आई कितना हो, जिससे क्या हो जाए, for which the ray strikes the diagonal face at the critical angle। diagonal face पे जाकर जब ये स्ट्राइक करे तो क्रिटिकल एंगल पर स्ट्राइक करेगी। यानी यहां पर भी अगर मैं नॉर्मल लेता हूं n2, तो ये जो एंगल होगा ये होना चाहिए क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को मैं C से दिखा देता हूं। अगर क्रिटिकल एंगल पर स्ट्राइक करे उसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल चले जाएगी, R इक्वल टू 90। अब तुम पहले यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओगे, तुम्हें रिलेशन मिल गया C और R के बीच, CR और N के बीच, N1 के बीच, R तो 90 है। उसके बाद तुम क्या करोगे, इसको मानोगे R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये जो बचा ये हो जाएगा 90 माइनस R, क्योंकि ये पूरा 90 है, और ये हो जाएगा 90 माइनस C। इस ट्रायंगल में 45 प्लस 90 माइनस R प्लस 90 माइनस C, तीनों का सम 180। यहां से एक रिलेशन मिल जाएगा, उससे तुम I निकाल पाओगे, पर इसमें काफी कैलकुलेशन होगी, साइन इनवर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का सॉल्यूशन आएगा। साइन इनवर्स आंसर इसका सही है 1/√2 √n स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर और फिर माइनस n1, इस तरह का आंसर है। इसका जो दूसरा पार्ट है और उसके लिए फिर से एक डायग्राम बनेगा। Assuming n equal to 1.352, calculate the angle of incidence at AB for which the refracted ray passes through the diagonal face undeviated। तो उस डायग्राम में क्या बताओगे, ये जाएगी नॉर्मल के अलोंग तो अनडेविएटेड निकल जाएगी बाहर, तो इसको नॉर्मली इंसिडेंट बता के बाहर निकाल दोगे और उसके लिए कैलकुलेशन करोगे। तो ये तुम कर सकते हो आराम से, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रिज्म पर एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है।
अब वो सिंपल आएगा, डेरिवेशन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा वो पता नहीं। तो मैं ये वाला क्वेश्चन दिया था उसकी जगह, और ये वाला क्वेश्चन देने के वजह से मैं समझता हूं रिपीट हो गया क्वेश्चन। जो ए पार्ट उसमें था और वाले में था, उसमें भी तो ये था प्रिज्म वाला, और इसमें बी में भी तुम्हें प्रिज्म वाला मिल गया, रिपीट हो गया। ये था 2016 का क्वेश्चन जो सही है। ग्राफ भी देखो 3 नंबर में पूछा है, उसको भी 3 नंबर में पूछा था जो पार्ट ए में था, तो ये सही है। ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा विद दैट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर ए मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ए। What do you interpret from the graph? Write a relation showing the dependence of angle of deviation on angle of incidence and hence derive the expression for। पूरा ही करवा लिया 5 नंबर वाला। तो आज की कहानी खत्म। कोई डाउट तुम्हारे मन में आ रहा है तुम पूछ सकते हो। कैमरा को ऑफ कर दो, बटन है साइड में एक रेड कलर का, उसको दबाओ, फिर फ्लैप बंद कर दो उसका।